हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़े हैं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जिसने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कर दे दोस्तों, ताकि बहुत सारे विद्यार्थियों का, बहुत सारे स्टूडेंटों का यहाँ पर बेनिफिट हो सके दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और दोस्तों सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। ठीक है, तो 3 वीडियो उसके ऊपर डल चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर, अब ये चौथी वीडियो उसके ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन बात करते हैं किस प्रकार से आता है। ये मैंने समझा दिया था कि जो भी क्वेश्चन आने वाला है साइंस में हमारे, वो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। ठीक है, तो उसमें भी बस इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, छोटे छोटे पार्टों के, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में क्वेश्चन को पूछा जाता है बस के रूप में। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आपके लिए भी आसान हो जाता है। और सबसे पहले बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन में जितना पूछा जाता है ना दोस्तों, उतना ही आंसर देना है। ठीक है, ज़्यादा आंसर देने के चक्कर में जो लिखते हैं ना, वो भी हमारा कई बार गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमें उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देना होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वैसे 9 तक हमने कर लिया था, है ना, यानी 3 3 3, और यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका जो पहला यानी आ के रूप में जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, वो है कि साबुनीकरण, ध्यान देना, साबुनीकरण, साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपन कह सकते हैं साबुनीकरण किसे कहते हैं ना, साबुनीकरण किसे कहते हैं। अगर ऐसा पूछा जाता है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो हमें क्या आंसर देना होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको इसको समझना है। ठीक है ना, तो दोस्तों साबुनीकरण किसे कहते हैं, इसको समझना है अपन को। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, तो ध्यान सुना दोस्तों, उच्च वसा अम्लों को, किसको? उच्च वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उच्च वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर, जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर साबुन प्राप्त होता है। दोस्तों क्या प्राप्त होता है? साबुन प्राप्त होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? साबुनीकरण कहेंगे। ठीक है ना, यानी उच्च वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ अगर गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? साबुन प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण। देखते हैं कैसे। देखिएगा दोस्तों, हमारे पास CH2 COOR, ठीक है, इसी प्रकार से जुड़ा है CHCOOR और इसके बाद CH2 COOR। तो ये हमारे पास है दोस्तों उच्च वसा अम्ल। क्या है? उच्च वसा अम्ल। अब ये जो उच्च वसा अम्ल है, इसकी अपन क्रिया करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ क्रिया करवा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा दोस्तों हमारे पास RCOONA, ठीक है ना, RCOONA। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर R1, इधर R1 2 3, तो यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ सोडियम भी इधर भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर मैंने 3 लगा दिया और साथ में यहाँ पर बनेगा दोस्तों CH2। अब यहाँ से क्या हट गया हमारे पास? देखो OH अलग हो जाएगा, तो OH इसके साथ आ जाएगा, OH। इसके बाद यहाँ पर CHOH और यहाँ पर CH2OH। ठीक है, ये रिएक्शन आपको समझ में आनी चाहिए। देखो कैसे, हमारे पास यहाँ पर CH2COR था, यहाँ पर CHCOR है, यहाँ पर CH2COR है, तो ये यहाँ से इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होकर यहाँ पर बचेगा दोस्तों हमारे पास COOR, ये बच गया। ठीक है, COOR बच गया, तो COR ये है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद ये भी जब टूटेगा, देखो यहाँ पर है हमारे पास NaOH, तो ये NaOH है। अब ये भी 2 टुकड़ों में टूटता है, तो Na+ और OH माइनस। ठीक है, तो ये Na+ बताओ इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, इसके साथ चला जाएगा। और यहाँ पर जो OH है, OH किसके साथ चला जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो CH2 है, इसके साथ चला जाएगा। तो हमारे पास ये बन गया CH2OH, CHOH और CH2OH, और यहाँ पर हमारे पास बन गया RCOONA। तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों साबुन। क्या बोलते हैं? साबुन बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि उच्च वसा अम्लों को, देखो हमारे पास ध्यान देना, ये उच्च वसा अम्ल है दोस्तों, इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो उच्च वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन, है ना, जलीय रूप में होता है, जलीय विलयन के साथ अपन गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? साबुन। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे दोस्तों? साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या अब आंसर कैसे देंगे साहब? अब पूछ लिया कि हम आंसर कैसे दे सर, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे आंसर देना। जब भी पूछ लिया जाए कि साबुनीकरण
अम्लीकरण किसे कहते हैं? तो आंसर देना है कि उच्च वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर साबुन प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? साबुनीकरण कहेंगे। और उसके बाद ये रिएक्शन हमें जरूर लिखना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप दो नंबर में क्वेश्चन आ रहा है और अगर आप रिएक्शन नहीं लिख रहे हो तो फिर वहां पर आपको एक ही नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दे, ये रिएक्शन आपको लिखनी है। ठीक है जी, चलो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि साबुनीकरण किसे कहते हैं और हमें किस प्रकार से आंसर देना है। ठीक है, तो ये बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना दोस्तों, आंसर देना नहीं आता है। ठीक है, उनको याद होता है माइंड में, लेकिन उनको आंसर देना नहीं आता है और फिर वो पूरा गलत कर बैठते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। के रूप में क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपमार्जक कठोर जल में झाग देते हैं क्यों? ये हमें बताना है ना, क्यों देते हैं, क्या कारण है कि अपमार्जक कठोर जल में झाग दें, क्या कारण है, क्या जरूरत पड़ेगी, है ना। तो समझने आया ध्यान से अपन को। अच्छा, इससे पहले मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि जो साबुन होता है वो कठोर जल में झाग नहीं देता है, लेकिन क्या हो रहा है कि अपमार्जक जो है कठोर जल में झाग देता है, क्यों? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने देखा था कि जो कठोर जल होता है, क्या होता है दोस्तों? कठोर जल। अब इस कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। क्या क्या होते हैं दोस्तों? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, है ना। अब कठोर जल होता है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन है ये क्या करेंगे, जिसे हम जानते हैं जो अपमार्जक होता है, अपमार्जक अगर इसको सूत्र के रूप में दर्शाया, मतलब सूत्र के रूप में इसका लवण देखें या इसका जो अणु देखें तो ये होता है इस प्रकार से होता है ROSO3- और Na+। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इस सोडियम आयन को यहाँ से हटा देगा और हटाने के बाद क्या बनाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट्स लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट्स लवण बनाएंगे जो कि जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। जो कि जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं और अवक्षेपित भी नहीं होते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये कठोर जल में झाग देता है। ठीक है, तो आंसर कैसे देना है दोस्तों, ध्यान समझना कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो कि अपमार्जक के अणु में से, किसके अणु में से? अपमार्जक के अणु में से सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करके उच्च वसा अम्लों के कैल्शियम व मैग्नीशियम सल्फोनेट लवण बनाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट्स लवण बनाते हैं जो कि जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं तथा अवक्षेपित भी नहीं होते हैं। इसलिए क्या करेंगे, कठोर जल में झाग देते हैं या कार्य करते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अपन को आंसर देना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, क्योंकि HCl पूछा गया है, HCl एक अम्ल है। HCl क्या है? एक अम्ल है, क्यों? ये क्वेश्चन आ गया, मान लो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि HCl एक अम्ल है, बताइए क्यों, कारण बताना है हमें। तो HCl अम्ल क्यों है, पहले तो ये देखिए हम HCl अम्ल ही क्यों है, सार क्यों नहीं है साला, है ना। तो HCl अम्ल इसलिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आर्यनियस ने कहा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के H+ आयन देते हैं। ध्यान देना, आर्यनिस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के H+ आयन देंगे, वो बताओ क्या होंगे दोस्तों? वो अम्ल होंगे। तो हम देखें तो ये जो HCl है दोस्तों, ये भी जलीय विलयन में अपघटित होगा और यहाँ पर H+ आयन दे रहा है। कौन सा आयन दे रहा है? H+ आयन दे रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि HCl क्या होगा? अम्ल होगा। इसके जगह वो H2SO4 देकर के भी पूछ सकता था कि ये एक अम्ल होगा, क्यों? तो हम इसके लिए भी यही कहते कि देखे H2SO4 होता है दोस्तों, ध्यान देखना, ये क्या होगा? जलीय विलयन में अपघटित होगा और बना 2H+ और SO4- आयन में विघटित हो जाता है। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो कि जो H2SO4 है ये भी जलीय विलयन में अपघटित होकर के H+ आयन दे रहा है, नहीं दे रहा? H+ आयन दे रहा है। और आर्यनिस ने कहा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के H+ आयन देते हैं क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? आंसर इसमें लिखेंगे, देखो पहले तो क्वेश्चन समझो, HCl एक अम्ल है, क्यों? तो आंसर किस रूप में देना है? क्योंकि आर्यनिस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अतः HCl जलीय विलयन में अपघटित होकर के H+ आयन देता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा? एक अम्ल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अच्छी तरह से समझा सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि HCl एक अम्ल है, क्यों। चलो बहुत बढ़िया, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में भी आज के रूप में, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ध्यान से समझना है आपको ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। अगर ध्यान समझोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है और आप इसमें पूरे में से पूरे अंक लाओगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, हमारे को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में और क्या है कि साबुन, ध्यान रखना, साबुन से मिशेल निर्माण, साबुन से मिशेल निर्माण को समझाइए, यानी साबुन से मिशेल निर्माण को अपन को समझाना है, किस प्रकार से इससे मिशेल बनता है। मिशेल का मतलब दोस्तों, जब हम साबुन की सहायता से कपड़े धोते हैं तो आपको सभी को पता है कि उससे झाग बनता है, बनता है कि नहीं बनता है, मुझे विश्वास है आप सभी को पता होगा और साबुन का इस्तेमाल जरूर किया होगा जिंदगी में, ठीक है ना। यानी कि पूरी ज़िंदगी में आपने साबुन का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा दोस्तों कपड़े धोने में, है ना। हो सकता है आपकी मम्मी ने धोए होगा ना आपके, लेकिन दोस्तों मैं तो खुद के कपड़े खुद ही धोता हूँ, इसलिए मुझे पता है, ठीक है। अब आप भी देखो, कहा जाता है कि मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो इसलिए खुद के कपड़े खुद धोना चाहिए। चलो ठीक है दोस्तों, ध्यान देखिएगा, साबुन से मिशेल निर्माण को अपन को समझाना है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब साबुन से जब कपड़े धोते हैं तो मुझे बताइए सबसे पहले तो कि हम साबुन को जल के संपर्क में लाते हैं, ठीक है ना। साबुन से कपड़े धोएंगे तो भाई साहब साबुन जल के संपर्क में आएगी, अब आएगी तो फिर क्या होने वाला है, विस्फोट होने वाला है। क्या होने वाला है, विस्फोट। कैसे, ध्यान समझना, आपको हमें आंसर समझना है। वैसे मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बना करके डाल रखा है, मैं आंसर के रूप में आपको समझाऊंगा, तो आप वहां से जाके भी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चलो समझो दोस्तों, साबुन से मिशेल निर्माण कैसे होगा। तो जब हम कह सकते हैं कि जो साबुन है वो जल में स्टीरेट आयन, ध्यान देना, स्टीरेट आयन, दो आयनों में विघटित होता है, स्टीरेट आयन व सोडियम आयन, है ना, सोडियम स्टीरेट आयन, है ना, स्टीरेट आयन व सोडियम आयन में क्या हो जाती है, विघटित होती है ना। किस में दोस्तों, स्टीरेट आयन और सोडियम आयन में क्या हो जाती है, विघटित होती है ना। साबुन जल में, अपन कह सकते हैं साबुन जल में स्टीरेट आयन और सोडियम आयन में क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, ठीक है। अब आपके माइंड में रहा यार स्टीरेट आयन क्या होता है, अभी समझाते हैं। तो साबुन जो होता है वो स्टीरेट आयन और सोडियम आयन में विघटित हो जाएगा जल में, ठीक है जी। अब दोस्तों जो ये स्टीरेट आयन होता है इसकी संरचना के भी दो भाग होते हैं, ठीक है। एक तो होता है जल स्नेही ध्रुवीय भाग होता है, और एक होता है दोस्तों जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग होता है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन भाग। बात को ध्यान समझना, यानी कि देखिएगा ध्यान से, हमने देखा जो साबुन होता है वो जल में स्टीरेट आयन और सोडियम आयन में क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्टीरेट आयन की संरचना के भी दो भाग होते हैं, एक होता है जल स्नेही ध्रुवीय भाग और एक होता है जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग होता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों जल स्नेही ध्रुवीय भाग और जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग दोनों मिलकर के एक गोलीय संरचना बनाते हैं। कैसी संरचना बनाएंगे दोस्तों, गोलीय संरचना बनाते हैं, ठीक है। अब इस गोलीय संरचना में क्या होता है, अच्छा गोलीय संरचना कैसी बनी, ध्यान देना, इस प्रकार से एक गोलीय संरचना बनती है, ठीक है ना, इस प्रकार से एक गोलीय संरचना बनती है, ये एक गोलीय संरचना है, ध्यान देखिएगा, ये क्या है, एक गोलीय संरचना है। इस प्रकार से एक गोलीय संरचना बनाएंगे, समझ रहे हो बात को, इस प्रकार से एक गोलीय संरचना ये बना देते हैं, ठीक है। वापस सुनो ध्यान से, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि साबुन जो होता है ये जल में किस में स्टीरेट आयन, है ना, स्टीरेट आयन और सोडियम आयन में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, ठीक है। अब इस स्टीरेट आयन की संरचना में दो भाग होते हैं, तो जल स्नेही ध्रुवीय भाग और एक होता है जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग होता है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर के एक गोलीय संरचना का निर्माण करते हैं। अब ये गोलीय संरचना देखो, ये इस प्रकार से गोलीय संरचना बन जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो जल स्नेही ध्रुवीय भाग होता है दोस्तों, ये जो जल स्नेही ध्रुवीय भाग है ये बाहर की ओर रहता है, यानी ये जो वाला भाग है ना, ये गोल गोल मैंने बना रखा है, ये बाहर वाला जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जल स्नेही ध्रुवीय भाग। यानी हम कह सकते हैं कि जो संरचना बनती है उसमें जल स्नेही ध्रुवीय भाग किधर की ओर रहता है, बाहर की ओर रहता है, ठीक है। और जो जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग होता है ये अंदर वाला भाग होता है, ठीक है ना, यानी अंदर की ओर, केंद्र की ओर रहता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार जो संरचना बनती है इसी को अपन मिशेल कहते हैं, ठीक है जी। वापस समझना ध्यान से, मिशेल निर्माण को अपन को समझाना है और मिशेल बन चुका है दोस्तों, ये मिशेल है, ध्यान समझना। पूरी मैं वापस से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, किस प्रकार से अपन को आंसर लिखना होगा वो भी बताऊंगा। मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको, हिंट दे रहा हूँ किस प्रकार से समझना है। देखो हमने देखा ये जो साबुन होता है वो जल में, एक तो स्टीरेट आयन, ये देखो स्टीरेट आयन और सोडियम आयन में क्या हो रहा है, विघटित हो रहा है, वो तोड़ के बताने वाला हूँ मैं।
सोडियम स्टीरेट आयन और सोडियम आयन में क्या हो रहा है, विघटित हो रहा है। अब ये जो स्टीरेट आयन होता है इसकी संरचना में दो भाग होते हैं, एक तो होता है जल स्नेही ध्रुवीय भाग और एक होता है जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग। अब ये दोनों मिलकर के एक गोलीय संरचना बनाते हैं और उस गोलीय संरचना में, यानी ये गोलीय संरचना अपन के पास है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो बाहर वाला भाग है, देख रहे हो आप, बाहर वाला जो भाग देख रहे हो, इस बाहर वाले भाग को हम कहते हैं जल स्नेही ध्रुवीय भाग। तो हम कह सकते हैं जो जल स्नेही ध्रुवीय भाग होता है वो बाहर की ओर रहता है और जो जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग होता है वो किधर की ओर रहता है दोस्तों, अंदर की ओर रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो संरचना बनती है, इस प्रकार से जो ये संरचना बनी, इसी को हम क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं, ठीक है। तो इससे को बनाने से पहले, यानी इसको करने से पहले मैं इसको आपको सिस्टमेटिक ढंग से समझा देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपको अगर इसको ध्यान समझा ध्यान से, अगर आप इसको समझते हो तो दोस्तों मैं विश्वास देके कह सकता हूं कि आप इसको भूलने वाले नहीं हो, ठीक है। तो क्वेश्चन था साबुन से मिशेल निर्माण को समझाइए। तो सुनो, हमने देखा कि जो साबुन है वो जल में किस में विघटित होता है दोस्तों, साबुन जल में स्टीरेट आयन और सोडियम आयन में विघटित होता है। देखो कैसे, हमारे पास साबुन का सूत्र है दोस्तों C17H35COON। ये किसका सूत्र है दोस्तों, ये है साबुन का सूत्र। किसका सूत्र है, साबुन का सूत्र है, ठीक है। अब ये जलीय विलयन में अपघटित होगा, जल में विघटित होगा और C17H35COO- प्लस Na+, ठीक है, बना लेता है, ठीक है। तो यानी कि साबुन, इसको बोलते हैं दोस्तों हम स्टीरेट आयन, क्या है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरेट आयन बोलते हैं। यही है हमारा स्टीरेट आयन और ये सोडियम आयन है, ठीक है। अब जो ये स्टीरेट आयन है इसकी संरचना में दो भाग होते हैं और इसको कैसे समझेंगे, ध्यान देना। इसको एक चित्र की सहायता से समझेंगे, उसको ध्यान से देखना। अब ये मैं बना रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आप सोच रहे होंगे माइंड में आ रहा है इस तरह के गिन क्या रहे हैं दोस्तों। मैं बता दूं, जैसे मान लो ये जो जगह है इस पर भी एक कार्बन होता है, यहाँ भी एक कार्बन होता है, यहाँ भी एक कार्बन होता है, यहाँ भी एक कार्बन होता है, यानी प्रत्येक जगह प्रत्येक कोने पर एक कार्बन है। और यहाँ पर कार्बन है हमारे पास 17, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गिन के आपको बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 और एक कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लास्ट में हमारे पास CO जुड़ रहा है, तो यहाँ पर होगा दोस्तों ये देखो CO-। तो यहाँ से लेकर ध्यान देना, ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर बन चुकी है। अब वापस गिना देता हूँ मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। लेकिन यहाँ पर ये COO-, यानी मैंने कहा था स्टीरेट आयन जो होता है इसकी संरचना के भी दो भाग होते हैं, तो ये अलग भाग है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक भाग है, यहाँ तक है ना, यहाँ तक एक भाग है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक भाग है, और फिर ये वाला जो भाग है ये अलग है दोस्तों, ठीक है। तो यानी ये वाला जो भाग होता है दोस्तों, ये वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं दोस्तों जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग। क्या बोलते हैं, जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग, जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग बोलते हैं ना, कार्बन भाग बोलते हैं। और जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं जल स्नेही ध्रुवीय भाग, जल स्नेही ध्रुवीय भाग बोलते हैं, ठीक है ना, ध्रुवीय भाग बोल दिया, बात समझ रहे हो। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन होता है इसको जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग, और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, जल स्नेही ध्रुवीय भाग बोलते हैं, ठीक है। अब ये दोनों भाग मिलकर के एक गोलीय संरचना बना लेते हैं, ठीक है। गोलीय संरचना बनाएंगे और उस गोलीय संरचना में क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं बना के बता रहा हूँ दोस्तों आपको। इस प्रकार से अभी मैंने बताया भी था, जैसे मान लो इस प्रकार से ये गोलीय संरचना बना लेते हैं, ठीक है। ये गोलीय संरचना बना लेते हैं, इस प्रकार से क्या बना लेंगे, गोलीय संरचना बना लेते हैं। तो दोनों मिलकर के एक गोलीय संरचना बना रहे हैं। अब इस गोलीय संरचना में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बाहर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं जल स्नेही ध्रुवीय भाग, जल स्नेही ध्रुवीय भाग बोलते हैं, ठीक है। और जो ये अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला, इसको बोलते हैं जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग, है ना, हाइड्रोकार्बन भाग बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपको, जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लाइन क्या लिखनी होगी और उसके बाद क्या लिखना होगा, अच्छी तरह मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, खोल के बता रहा हूँ। तो अब आंसर कैसे लिखना होगा, सुनो ध्यान से। तो सबसे पहले लिखना होगा कि साबुन जल में स्टीरेट आयन व सोडियम आयन में विघटित हो जाता है। तो उसके बाद आपको ये वाली लाइन लिखनी है,
ये वाली लाइन लिखनी होगी, ठीक है। ये वाली लाइन का आंसर देना होगा अगर पूरे में से पूरे नंबर लेने हैं तो, ठीक है। यानी साबुन जल में स्टीरेट आयन व सोडियम आयन में विघटित हो जाता है, उसके बाद ये वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है अगली लाइन में कि इसकी संरचना में 2 भाग होते हैं। इसकी संरचना में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, जल स्नेही ध्रुवीय भाग व जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग। उसके बाद आपको ये वाला चित्र बनाना है दोस्तों, ठीक है। ये दिख रहा है, ये वाला चित्र आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद लिखना है कि यानी कि जो स्टीरेट आयन होता है उसकी संरचना में 2 भाग होते हैं, जल स्नेही ध्रुवीय भाग और जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग, वो लिख देना है, ठीक है। फिर आगे लिखना है जो कि अपन कह सकते हैं जो कि एक गोलीय संरचना का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे दोस्तों? एक गोलीय संरचना का निर्माण करते हैं और इसमें स्टीरेट आयन का आगे लिखना है, इसमें स्टीरेट आयन का जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग केंद्र यानी कि अंदर की ओर रहता है और जो जल स्नेही ध्रुवीय भाग है किधर की ओर रहेगा दोस्तों? बाहर की ओर रहता है। इस प्रकार जो संरचना बनती है इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मिशेल कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिशेल साबुन से किस प्रकार से मिशेल बनता है, ठीक है। तो अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों, ठीक है। और शेयर जरूर कर देना ताकि अन्य विद्यार्थियों का भी यहाँ पर बेनिफिट हो सके, ठीक है, उनको भी समझ में आ सके, ठीक है। चलो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ब के रूप में। और ब के रूप में क्या क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हमारा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ब के रूप में क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि पारदर्शी है ना, क्वेश्चन है पारदर्शी साबुन बनाने में, पारदर्शी साबुन बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 नंबर में पूछा जाता है। तो अगर ऐसा जाता है दोस्तों पारदर्शी साबुन बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो आपको लिखना है ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। पारदर्शी साबुन बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया हो कि किसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमीकरण, ध्यान देना, हिमीकरण मिश्रण बनाने में ना, हिमीकरण मिश्रण बनाने में किस यौगिक का, है ना, ध्यान देना, किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? हिमीकरण मिश्रण बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? अगर इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर में लिखना है NaCl, इट मीन्स सोडियम क्लोराइड। किसका उपयोग किया जाएगा? सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। हिमीकरण मिश्रण बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और साथ ही साथ अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है और सब्सक्राइब तो करना है और अन्य दोस्तों तक इसको जरूर पहुँचाए ताकि उनका भी फायदा हो सके, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।